नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना चैप्टर है बीज या सीड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्य विज्ञान का। ये हर एग्जाम में, चाहे वो पब्लिक कमीशन का एग्जाम हो, सहायक कृषि अधिकारी का, या प्री पीजी जेट या कृषि पर्यवेक्षक का, लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन चर्चा करते हैं। सीड या बीज, सीड या बीज, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आया हो। सीड या बीज, पहले अपन चर्चा करते हैं बीज होता क्या है। जैसे कोई भी दाना है, क्या है, कोई भी दाना, एक होता है बीज। दाना और बीज में क्या डिफरेंस होता है अपन चर्चा करते हैं। कोई भी बीज क्या होता है, किसी भी दाने को, ग्रेन्स को यदि फसल बोने अंकुरण के लिए प्रयोग लेते हैं तो वो बीज है। लेकिन उसी दाने को यदि फसल बोने के काम में नहीं लेकर अपन खाने में या अन्य प्रयोजन में लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, दाना। तो बीज क्या हुआ साथियों, बीज यानी सीड, वह दाना या फल या पादप का कोई भाग जिसका उपयोग फसल बुआई के लिए किया जाता है। यानी द ग्रेन व्हिच इज यूज्ड फॉर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स, यानी किसी फसल की बुआई के लिए काम में लिया जाता है, तो वो तो है बीज। लेकिन उसी दाने, उसी बीज को यदि अपन खाने के काम, फसल बुआई के काम में लेकर किसी दूसरे प्रयोजन में, जैसे अपन कंज्यूम के लिए, खाने के लिए काम में लेते हैं, तो वो क्या है, ग्रेन्स। तो टेक्निकल रूप से ग्रेन्स और सीड में क्या डिफरेंस है। किसी भी ग्रेन्स को या फल को या पादप भाग को या दाना को फसल बुआई के लिए काम लेते हैं, सोविंग के लिए, तो वो है बीज। लेकिन उसी दाने को या फल को या कोई बीज को यदि अपन फसल बोने के काम में नहीं लेकर किसी दूसरे प्रयोजन के लिए काम में लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपना ग्रेन्स या दाना। अब बीज बॉटनिकली रूप से क्या है, मैच्योर्ड ओव्यूल। ये तो अपन ने साधारण डेफिनेशन दी थी, बीज और दाना में डिफरेंस पड़ा था। अब बीज एक तरह का मैच्योर्ड ओव्यूल है। पहले पढ़ते हैं ओव्यूल्स क्या होता है। जैसे ये एक पुष्प का डायग्राम, किसी पुष्प के ये नर भाग के अलावा ये है मादा भाग। इस मादा भाग में से ये वाला भाग है ओवेरी, और ओवेरी में ये वाला भाग है ओव्यूल्स। क्या है, ओव्यूल्स। जब पुष्प से यानी फ्लावर से, किससे, फ्लावर से फल बनता है यानी फ्रूट बनता है, तो पुष्प का ये वाला भाग कौन सा है, ओव्यूल्स। इस ओव्यूल्स से क्या बनता है, सीड बनता है, बीज बनता है। तो ये कह सकते हैं मैच्योर्ड ओव्यूल, यानी परिपक्व ओव्यूल ही एक तरह का बीज है। क्योंकि पुष्प से फल बनते समय, फ्लावर से फ्रूट बनते समय जो ओव्यूल वाला भाग है ओवेरी में, उससे बीज बनता है। इसलिए ये कह सकते हैं मैच्योर्ड ओव्यूल, यानी परिपक्व ओव्यूल ही एक तरह का क्या है, बॉटनिकली रूप से बीज है। NSC, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि NSC क्या होती है, कब स्थापना हुई। NSC होती है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम। और दूसरा होता है RSSC, कौन सा है, RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, यानी RSSC। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में। NSC कब हुई थी, 1963 में। NSC 1963, RSSC 1978। NSC यानी राष्ट्रीय बीज निगम, RSSC यानी राजस्थान राज्य बीज निगम। यानी ये भारत सरकार की, राज्य सरकार की एजेंसी है। इनका काम होता है बीज उत्पादन के निरीक्षण करना। NSC न्यू दिल्ली, RSSC के हेडक्वार्टर जयपुर में। तो NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963, RSSC राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन 1978। अब एक क्वेश्चन आता है, सीड डोरमेंसी यानी बीज प्रसुप्तावस्था क्या होती है। साथियों, कोई भी बीज जीवित होता है तो वो अंकुरण होगा, और किसी बीज का मृत अवस्था में होता है अंकुरण नहीं होगा। लेकिन कोई बीज जीवित अवस्था में होने के उपरांत भी अंकुरण नहीं होता तो वो होती है डोरमेंसी, यानी बीज का जीवित अवस्था में भी अंकुरण नहीं होना सीड डोरमेंसी होता है। इसको हटाया कैसे जा सकता है, उसको कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, यानी बीज को प्रसुप्त अवस्था से कैसे हटाया जा सकता है। जैसे पहला है खुरचना, यानी कुछ बीजों के ऊपर कठोर परत आती है, उस कठोर परत को हटाने के बाद उनका अंकुरण हो जाता है, तो वो होता है खुरचना। दूसरा होता है पोटेशियम नाइट्रेट का घोल, कितने प्रतिशत, 1 से 3%, यानी बीज प्रसुप्तावस्था हटाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग करते हैं, 1 से 3%। इसके अलावा थायोयूरिया 1%, वे जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किस फसल में कर सकते हैं, आलू में। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस फसल की प्रसुप्तावस्था हटाने के लिए करते हैं, कपास में। कैसे करते हैं साथियों, इसका करने का तरीका यह है कि 10 लीटर पानी लेना है, कितना, 10 लीटर पानी, उसमें 1 लीटर
H2SO4 डालना है, 10 लीटर पानी में H2SO4 1 लीटर डाल के उसका घोल बनाना है, उसके अंदर बीजों को डुबो के फिर अंकुरण करता है। ऐसा करने से क्या होता है, कपास के बीज पर जो छोटे रेशे होते हैं इनको फज बोलते हैं, वो रेशे हट जाते हैं, फिर कपास के बीजों की बुआई की जा सकती है। उन रेशों को हटना को बोलते हैं डीफजिंग। इसके अलावा गर्म जल जिसका तापमान 75 से 100 डिग्री सेल्सियस रखकर बीज प्रसुप्तावस्था हटाई जा सकती है। तो NSC 1963 नेशनल सीड कॉर्पोरेशन था, RSSC राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन 1978। बीज प्रसुप्तावस्था क्या थी कि बीज का जीवित अवस्था में होने के उपरांत भी अंकुरण नहीं होना, जर्मिनेशन नहीं होना है। सीड डोरमेंसी हटाने के लिए खोद सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का 1 से 3% घोल प्रयोग में ले सकते हैं, थायो यूरिया व जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जैसे कपास में कर सकते हैं, गर्म जल जैसे 75 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से भी हटाया जा सकता है। अब है रोग्यू, एक शब्द है रोग्यू। रोग्यू होता क्या है, देखो साथियों, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि रोग्यू की डेफिनेशन क्या है, आपको ये पूछा जाएगा कि इन ऑब्जेक्टिव में से कौन सा आंसर सही है। यानी आपको किसी भी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आपको याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रोग्यू आपके दिमाग में होना चाहिए, रोग्यू क्या होता है, जैसे एक ही फसल में उसी फसल का, देखो जैसे एक ही फसल में उसी फसल का लेकिन दूसरी किस्म का पौधा उगना। जैसे गेहूं के अंदर गेहूं का ही पौधा लेकिन वो किस्म या वैरायटी अलग। जैसे आपने खेत में राज 3077 गेहूं उगाया है, लेकिन उसी गेहूं का ही पौधा लेकिन राज 3077 की जगह कुछ पौधे राज 3777 के आ गए, तो वो क्या है, रोग्यू। यानी एक ही खेत में उसी फसल का लेकिन दूसरी किस्म का पौधा उग जाता है, तो वो क्या होता है, रोग्यू। अब होता है TZ टेस्ट, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। पहला तो ये समझो TZ टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, टेट्राजोलियम टेस्ट, यानी 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इस टेस्ट में क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन होता है टेट्राजोलियम का, उस सॉल्यूशन में बीज को डालते हैं, उनके कलर के आधार पर देखते हैं कि बीज जीवित है या नहीं है, यानी सीड वायबल है या नहीं। तो साथियों क्वेश्चन आता है TZ टेस्ट का क्या उपयोग है, बीज की वायबिलिटी का पता लगाना, यानी सीड की वायबिलिटी का। क्वेश्चन आता है निम्न में से TZ टेस्ट का क्या उपयोग है, अंकुरण क्षमता, जर्मिनेशन टेस्ट या सीड वायबिलिटी। तो सीड वायबिलिटी या बीज जीवितता चेक की जाती है। TZ टेस्ट का क्या उपयोग है, बीज की जीवितता चेक करना। और कौन सा सोल्यूशन होता है, टेट्राजोलियम। अगला है GOT, इसका फुल G यानी ग्रो, O यानी आउट, T यानी टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट, उगाकर चेक करना किसी फसल को। और ये क्या काम आता है, किसी फसल की जेनेटिक प्योरिटी यानी आनुवांशिक शुद्धता ज्ञात करने के काम आता है। अब आता है ग्रोडेक्स टेस्ट। ग्रोडेक्स टेस्ट का क्या उपयोग है, सीड जर्मिनेशन पता लगाने के लिए, बीज अंकुरण यानी सीड जर्मिनेशन पता लगाने चेक करने के लिए। और GOT क्या है, आनुवांशिक शुद्धता चेक करने के लिए, जेनेटिक प्योरिटी। और TZ टेस्ट क्या है, किसी सीड की वायबिलिटी पता करने के लिए। अब है परीक्षण भार टेस्ट वेट। 1000 बीजों का भार क्या कहलाता है, परीक्षण भार, यानी किसी भी फसल के 1000 बीजों के भार को, दानों के भार को क्या कहते हैं, परीक्षण भार। लेकिन उसी फसल के यदि 100 बीजों का भार को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं बीज सूचकांक। यानी ये इससे लगभग 10 गुना है, क्योंकि 100 बीजों का भार बीज सूचकांक है, तो परीक्षण भार इससे 10 गुना यानी 1000 बीजों का भार। अब अलग अलग क्रॉप वाइज पढ़ते हैं कि किसका परीक्षण भार कितना होता है। जैसे चावल का है 25 ग्राम, चावल यानी राइस, क्या है, राइस का कितना है 25 ग्राम। बासमती चावल का 21 से 22 ग्राम, समथिंग 21 ग्राम। गेहूं जो जई का है 30 से 40 ग्राम। कपास और अरहर का है 70 से 72 ग्राम। मटर का है 100 ग्राम। सरसों का है 3 से 5 ग्राम। अलसी और कुसुम का है 10 ग्राम। रिचका का है 2 से 4 ग्राम। सूरजमुखी का है 40 से 50 ग्राम। सोयाबीन का है 55 ग्राम। मूंग का है 34 से 36 ग्राम। चौला का है 80 ग्राम। बाजरा का है 5 से 7 ग्राम। यानी ये एक आपको एग्जाम्पल दिया, इसकी PDF भी साथ में अपलोड की जाएगी वीडियोस के साथ, कि किस क्रॉप का कितना परीक्षण भार है, उस क्रॉप के 1000 बीजों का भार कितना है। तो अलग अलग फसल के अलग अलग आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब है बीज गुणवत्ता का सूचकांक, यानी सीड क्वालिटी का इंडेक्स। बीज गुणवत्ता का सूचकांक यानी सीड क्वालिटी इंडेक्स। सीड क्वालिटी इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, विगर ऑफ सीड जर्मिनेशन होता है, यानी विगर ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन यानी बीज अंकुरण का विगर है, क्या है, सीड क्वालिटी इंडेक्स किसको शो करता है, विगर ऑफ सीड जर्मिनेशन को। अब है डोकेज क्या होता है। साथियों डोकेज एक टेक्निकल टर्म है,
ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इसका अर्थ समझ लो। बीज के अंदर जितनी भी भौतिक अशुद्धियां, जैसे कंकड़ पत्थर, यानी भौतिक यानी फिजिकल अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज, फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है जो बीज में, उसको टेक्निकली रूप से डोकेज बोलते हैं। यानी बीज में भौतिक अशुद्धियां, फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है, उनको टेक्निकल रूप से क्या बोलते हैं? डोकेज। बीज अधिनियम सीड एक्ट कब लागू हुआ? 1966 1966। बीज आदेश सीड ऑर्डर 1963। बीज नियम यानी सीड रूल्स 1968। जो सीड एक्ट है 1966, ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। बीज अधिनियम कब लागू हुआ? 1966 में। नेशनल सीड प्रोग्राम, नेशनल सीड प्रोग्राम, राष्ट्रीय बीज प्रोग्राम 1975। लेकिन राष्ट्रीय बीज नीति, नेशनल सीड पॉलिसी कब है? 2002। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बीज कानून यानी सीड लॉ सबसे पहले किस राज्य ने फॉलो किया था? कर्नाटक ने। बीज उपचार का क्रम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किसी भी फसल में बीज उपचार करते हैं, कवकनाशी, कीटनाशी या राइजोबियम के द्वारा, तो उनको क्या क्रम है? पहले किसका करते हैं? तो इसके लिए आप ट्रिक याद कर लो, FIR। क्या है? FIR, यानी पहले फंजीसाइड का, फिर इंसेक्टिसाइड का, फिर राइजोबियम का। फंजीसाइड यानी फफूंदनाशी या कवकनाशी, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी, R यानी राइजोबियम यानी जैसे जैव उर्वरक। ठीक है, तो जिब्रेलिन्स हार्मोन है तो जो मुख्य अंकुरण कारक का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन्स हार्मोन। तो साथियों इनमें दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थी, एक तो सीड एक्ट 1966 में, दूसरा सीड लॉ सबसे पहले कहां अपना गया? कर्नाटक में। तीसरा बीजोपचार का क्रम क्या है? FIR, पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम। अगला है बीज की क्लास कितनी होती है? 5, लेकिन इंडिया में बीज की क्लास होती है 4। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में टोटल कितनी है? 5, लेकिन इंडिया में कितनी है? 4। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 क्लासेस, जैसे पहली न्यूक्लियस जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल केंद्रक बीज, दूसरी है ब्रीडर जिसको बोलते हैं प्रजनक बीज, तीसरी है फाउंडेशन सीड जिसको बोलते हैं आधार बीज, चौथी है रजिस्टर्ड सीड यानी पंजीकृत बीज, पांचवी है सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज। वापस बढ़ते हैं, पहली न्यूक्लियस सीड यानी मूल केंद्रक बीज, दूसरी ब्रीडर बीज यानी प्रजनक बीज, तीसरी फाउंडेशन यानी आधार बीज, चौथी रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत बीज, पांचवी सर्टिफाइड यानी प्रमाणित बीज। अब 5 है तो लेकिन भारत में 4 है। भारत में कौन सी नहीं है? रजिस्टर्ड क्लास नहीं होती है, ये क्लास नहीं होती है। तो पीछे कितनी बची हुई? 4। तो इंडिया में 4 कौन सी? न्यूक्लियस, ब्रीडर और फाउंडेशन और सर्टिफाइड। हमेशा जो ऊपर की क्लास होती है उसकी प्रोजेनी नीचे की क्लास होती है, उसकी प्रोजेनी ये है, इसकी प्रोजेनी ये, यानी इसके पेरेंट्स ये है, इसके पेरेंट्स ये है, इसके पेरेंट्स ये है, इसके पेरेंट्स ये आपको याद रखना है। यानी सबसे पहले मूल केंद्रक बीज होता है, उससे ब्रीडर बीज आता है, उससे ये आता है, उससे ये और उससे ये। तो इनमें क्या होता है कि मूल केंद्रक बीज और ब्रीडर बीज, ये ऊपर के जो बीज होते हैं, ये हमेशा किसी साइंटिस्ट या ब्रीडर की देखरेख में होते हैं। ब्रीडर यानी प्रजनक, यानी साइंटिस्ट या ब्रीडर यानी किसी वैज्ञानिक या ब्रीडर की देखरेख में होते हैं। लेकिन ये दो बीज फाउंडेशन और सर्टिफाइड, रजिस्टर्ड तो अपना होता नहीं है, फाउंडेशन और सर्टिफाइड किसी एजेंसी, सीड प्रोडक्शन एजेंसी की देखरेख में होता है, जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, इनकी देखरेख में होता है। इसलिए NSC और RSCC की देखरेख में होता है। तो ये तो साइंटिस्ट की देखरेख में होता है, इनकी जेनेटिक प्योरिटी होती है 100% दोनों की। लेकिन इन जो दो नीचे वाले हैं फाउंडेशन और सर्टिफाइड, इनकी जेनेटिक प्योरिटी होती है 98 यानी 98%। अब होता है इनमें टैग का कलर। टैग का मतलब होता है किसी भी सीड के पैकेट के ऊपर कोने में ऐसा टैग लगा होता है जिसमें ये डिटेल लिखी होती है कि उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है, उसमें सीड ट्रीटमेंट क्या हुआ नहीं हुआ, कौन सी वेराइटी है आदि, उसकी डिटेल जो कंटेंट लिखा होता है वो होता है टैग। उस टैग का रंग क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस में टैग का रंग नहीं होता है। अगला है ब्रीडर। ब्रीडर में होता है सुनहरा पीला यानी गोल्डन येलो। कैसा हो गया? गोल्डन येलो। ये कह सकते हैं बनाना जैसा रंग, जैसे पका हुआ बनाना होता है गोल्डन येलो। ठीक है। सफेद, दूसरा फाउंडेशन का कलर कौन सा है? सफेद यानी व्हाइट। इसका कौन सा है? बैंगनी व संतरा। संतरा यानी जैसे ऑरेंज लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन। इसका सर्टिफाइड का कौन सा है? ब्लू यानी नीला यानी ब्लू। तो साथियों जो टैग का रंग है, इसमें एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम आता है और यही क्वेश्चन है बीच की क्लास में से कि क्वेश्चन जो रिपीटेड है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, वो है टैग का रंग। तो आपको टैग का रंग याद रखना है, किसकी कितनी जेनेटिक प्योरिटी होती है वो याद रखनी है, और कौन कौन से ब्रीडर और साइंटिस्ट बनाता है, कौन से सर्टिफाइड सीड एजेंसियों की देखरेख में बनते हैं। तो अब एक होता है सत्य प्रमाणित बीज। सत्य प्रमाणित बीज यानी ट्रूथफुल लेबल्ड सीड।
ट्रुथफुल लेबल का मतलब ऐसा बीज जो किसी सीड प्रोडक्शन एजेंसी या किसी साइंटिस्ट की या किसी सीड प्रोडक्शन एजेंसी की देख रेख में, निरीक्षण में, इंस्पेक्शन में तैयार नहीं किया जाता है। केवल किसान अपने खुद का बीज खेत का होता है और उसका केवल बीज अंकुरण प्रतिशत और भौतिक शुद्धता प्रतिशत के आधार पर उसको बेच सकता है। उसको किसी से इंस्पेक्शन करवाने की आवश्यकता नहीं होता है। सत्य प्रमाणित बीज यानी विश्वास के आधार पर। सत्य प्रमाणित बीज का मतलब होता है वह बीज जिसमें अंकुरण प्रतिशत व भौतिक शुद्धता परीक्षण के बाद बेचा जा सकता है। इसमें निरीक्षण की आवश्यकता नहीं हो सकती, किसी इंस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अब है पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है कि जब भी बीज पैदा करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं, उस सीड प्रोडक्शन के टाइम क्या होता है कि आधार बीज और प्रमाणित बीज ये दो ही बीज अपन तैयार करते हैं। बाकी तो क्या होता है जो बीज की 4 क्लासें थी, जैसे ये 4 क्लासें थी, इनमें न्यूक्लियस और ब्रीडर तो साइंटिस्ट या ब्रीडर की देखरेख में था। किसान के खेत पर फाउंडेशन और सर्टिफाइड, क्योंकि रजिस्टर्ड होता नहीं, ये तैयार किए जाते हैं एनएफसी और आरएसएससी की देखरेख में। तो उसमें जो आधार बीज और प्रमाणित बीज की दूरी रखी जाती है पृथक्करण, यानी जैसे मान लो गोभी का बीज ले लो तो गोभी का दूसरा खेत कम से कम कितना दूर होना चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए, कितना आइसोलेट होना चाहिए, कितना पृथक होना चाहिए, वो डिस्टेंस ये मीटर में है आधार बीज की और प्रमाणित बीज की। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे गोभी, मूली, पालक, इनमें 1600 और 1000। इधर वाला कॉलम आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड का और ये सर्टिफाइड सीड का। आधार यानी फाउंडेशन सीड का और ये है सर्टिफाइड सीड का, ठीक है। अब है बाजरा 1200, इसी प्रकार गाजर, कैरेट 1300, इसी प्रकार प्याज यानी ओनियन 1400, इसी प्रकार कुकुरबिट्स 800 400, इसी प्रकार संकर मक्का यानी हाइब्रिड मेज 600 300, उसी प्रकार संकुल मक्का, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, मिर्च, भिंडी 400 200, अरंडी की 300 100, जवार, बैंगन, अरहर की 200 100, कपास, मटर की 50 30, गंवार, चौला, अलसी की 50 25, उड़द मूंग की 20 10, चना 10 5, गेहूं, जौ, जई, चावल, सोयाबीन, मूंगफली 3 3। इनका मतलब क्रॉस पोलिनेटेड की दूरी ज्यादा होती है, सेल्फ की दूरी नहीं के बराबर, मतलब बहुत कम 3 मीटर 5 मीटर ऐसे रखी जाती है। अब बीच में क्या होता है, फिजिकल प्यूरिटीज क्या होती हैं, भौतिक अशुद्धता, यानी कितनी भौतिक शुद्ध है, यानी 100 किलो बीज है उसमें से कितने अशुद्धियां हैं और कितना शुद्ध है। ये आप सिंपल सा डेफिनेशन है कि कितना भौतिक रूप से अशुद्ध है, यानी मान लो कितनी भौतिक अशुद्धियां हैं, कुल बीज का भार कितना था उसको 100 से गुणा करते हैं तो फिजिकल प्यूरिटी आती है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने कंकड़ पत्थर है, फिजिकल प्यूरिटी को अपन देख के पहचान सकते हैं। शुद्धता प्रतिशत यानी कितने बीज शुद्ध है और कितने कुल बीज था उसको गुणा, यानी 100 बीज था उसमें से 80% शुद्ध है, 60% शुद्ध है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल है। शुद्धता प्रतिशत मतलब शुद्ध बीजों का भार कुल बीजों का भार गुणा 100, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब है अंकुरण प्रतिशत, ये भी एक सिंपल है, जर्मिनेशन परसेंटेज, यानी आपके पास 10 बीज थे उसमें से 8 अंकुरित हो गए तो 8/10 गुणा 100 यानी 80% जर्मिनेशन परसेंटेज है, यानी अंकुरित बीजों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल बीज गुणा 100। जैसे ये एक सिंपल सी क्वेश्चन है, सारे एक में सोल्व करके बताता हूं अंकुरण प्रतिशत का। जैसे आपके पास 100 बीज थे, कितने तो कुल बीज कितने हुए 100, अंकुरित बीजों की 100 बीज में से आपके 90% बीज अंकुरित हो गए, तो अंकुरण प्रतिशत कितना हुआ 90%, यानी अंकुरित बीजों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल बीज गुणा 100। अब है रियल वैल्यू क्या होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रियल वैल्यू क्या होती है, वास्तविक मान। वास्तविक मान का मतलब होता है रियल वैल्यू। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, शुद्धता प्रतिशत और अंकुरण प्रतिशत को गुणा करके 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो रियल वैल्यू आ जाती है। रियल वैल्यू या वास्तविक मान, किसी बीज का वास्तविक मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला पूछा जाता है, या उसमें आपको शुद्धता प्रतिशत अंकुरण प्रतिशत दी हुई होती है, उससे आपको रियल वैल्यू की वैल्यू पूछते हैं, यानी वास्तविक मान कितना है, शुद्धता प्रतिशत को अंकुरण प्रतिशत से गुणा करके 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी शुद्धता प्रतिशत गुणा अंकुरण प्रतिशत डिवाइडेड बराबर रियल वैल्यू। इसके बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है, एक अच्छे बीज का गुण ये होता है किसी भी अच्छे बीज की रियल वैल्यू 75% से अधिक होनी चाहिए, और रियल वैल्यू को ही यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड कहा जाता है। अब है अंकुरण प्रतिशत, कुछ फसलों के जैसे एग्जांपल दिए हैं, जैसे गेहूं, जो चना, इसका है 85%, धान, जवार, तिल, रिचका, बरसीम का है
प्रतिशत। बाजरा, मूंग, मोट, उड़द, अरहर, चौला का है 75%। कपास का है 65%। यानी जर्मिनेशन परसेंटेज का कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब है सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये काफी समझने वाली चीज है, इससे काफी एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे। देखो किस आधार पर है कि बीज जो पत्र होता है, सीड कोटाइलिडन्स जो होता है, वो जमीन से ऊपर आता है अंकुरण के समय या नहीं आता है। मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल दिए। देखो कुछ फसलों में क्या होता है, जब अंकुरण आता है, पौधा बाहर आता है, तो ये जो कोटाइलिडन वाला भाग है, ये वाला भाग है जो कोटाइलिडन वाला भाग है, जैसे ये कोटाइलिडन वाला भाग है, ये जमीन की सतह से ऊपर आया तो है इपीजियल अंकुरण। और यदि अंकुरण के समय यही कोटाइलिडन वाला भाग, ये कोटाइलिडन वाला जमीन से नीचे रह गया तो वो क्या है? हाइपोजियल। यानी कोटाइलिडन यानी बीज पत्र अंकुरण के समय जमीन से ऊपर आ रहा है तो इपीजियल, और कोटाइलिडन जमीन से नीचे रह गया अंकुरण के समय तो हाइपोजियल। यानी इपीजियल मतलब बीज पत्र जमीन के ऊपर रहता है और हाइपोजियल मतलब बीज पत्र जमीन के नीचे रहता है। अब इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे हाइपोजियल के उदाहरण है जैसे अनाज वाली फसलें, तथा दलहनी में 2 उदाहरण है जैसे अरहर व मसूर। अब इपीजियल के उदाहरण, वैसे दाल जो होती है, दालें, उनको याद रखने की ट्रिक है, ऐसा नहीं कोई स्पेशली फॉर्मूला है। जो खरीफ की दालें होती है वो हमेशा इपीजियल होती है। सिर्फ एक अपवाद है जो अरहर, जिसमें कौन सा है? हाइपोजियल है। रबी की दालों में सब में क्या है? हाइपोजियल। अपवाद क्या है? राजमा। क्या है अपवाद? राजमा। तो ये ट्रिक है, खरीफ की दालों में इपीजियल और रबी की दालों में हाइपोजियल। अपवाद आपको याद रखना, इससे आपको सारे एग्जाम्पल ट्रिक से याद हो जाएंगे। अब है बीज प्रमाणीकरण। सीड सर्टिफिकेशन हमेशा 6 स्टेज में होता है, यानी किसी भी बीज को प्रमाणीकृत देने से पहले 6 अवस्थाओं से गुजरना होता है। एक डेफिनेशन है ऑर्थोडॉक्स सीड व रिकैल्सिट्रेंट सीड। क्या होता है ऑर्थोडॉक्स सीड? क्या होता है? ऐसा बीज जो कम तापमान और नमी पर अधिक समय तक भंडारित करने पर जीवित रहता है। यानी ऐसा सीड जिसको लंबे समय तक अपन भंडारित रहते हैं, कब? कम तापमान पर व नमी पर, तो भी वो वायबल रह जाता है। दूसरा ऐसा बीज जिसको कम तापमान व नमी पर अधिक समय तक भंडारित करने पर जीवित नहीं रहता है। 2 अवस्थाएं, ऐसा बीज जिसको लो टेम्परेचर व नमी पर अधिक समय तक भंडारित करने पर जीवित रह जाता है तो वो है ऑर्थोडॉक्स सीड। और यदि ऐसा बीज जिसको लंबे समय तक अपने कम तापमान व नमी पर भंडारित रखा और वो जीवित नहीं रहा, मर गया उसका एम्ब्रियो, तो वो क्या हो जाएगा? रिकैल्सिट्रेंट सीड। जैसे ऑर्थोडॉक्स सीड जो कम तापमान नमी पर अधिक समय तक भंडारित रहने पर जीवित रहते हैं, जैसे अनाज व दलहनी फसलों के बीज। रिकैल्सिट्रेंट जो जीवित नहीं रहते हैं उनका है आम व नारियल का बीज। अब है सीड डेप्थ, बीज की गहराई। यानी किसी भी बीज को बुआई करते हैं, फसल के बीज को, जमीन में कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए। जैसे चावल, तिल, सरसों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करते हैं। मसूर, सोयाबीन, जवार, मक्का को 3 से 4 सेंटीमीटर। कपास, मूंग, अरहर, अलसी को 4 से 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जौ व गेहूं को 4 से 5 सेंटीमीटर। अरंडी व कुसुम को 5 से 6 सेंटीमीटर। चना को 7 से 10 सेंटीमीटर। जीरा व सौंफ को 1 सेंटीमीटर। मेथी को 5 सेंटीमीटर। धनिया को 1 सेंटीमीटर। अब है बीज प्रमाणीकरण जो अपन ने पढ़ा था 5 अवस्थाओं में होता है। सीड कोट पेरोक्सीडेज टेस्ट। सीड कोट पेरोक्सीडेज जो टेस्ट होता है वो सोयाबीन में होता है। क्वेश्चन आता है सीड कोट पेरोक्सीडेज टेस्ट परीक्षण किस फसल के लिए किया जाता है? सोयाबीन के लिए। वैसे ये लिपो ऑक्सीडेज होती है सोयाबीन में, उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए, लिपो ऑक्सीडेज का लेवल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सीड कोट पेरोक्सीडेज टेस्ट किस में होता है? सोयाबीन में। इसी प्रकार केओएच या फिनोल टेस्ट जो जवार में किया जाता है, वैसे धुरीन के लिए किया जाता है, HCN के लिए। केओएच फिनोल टेस्ट किस में किया जाता है? जवार में। उसी प्रकार जो कोल्ड टेस्ट होते हैं, बीज सीड का ओज, बीज ओज ज्ञात करने के लिए मक्का में किया जाता है। एक होता है ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ, 1924 में स्थापना हुई थी। एक होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट, कब लागू हुआ था? 2001 में।